तो चलिए हम लोग फ्रिक्शन के स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे और कुछ नए न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अगर हम एक ब्लॉक ले लें, क्या ले लें, ब्लॉक ले लें जिसका मास m है, मास कुछ भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरफेस के बारे में आप जरा सा सोचिए कि ये सरफेस कौन कौन से फोर्स लगा रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये सरफेस दो फोर्स लगा रहा है जी। कौन कौन से दो फोर्स लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगा रहा है कि नहीं, और अगर इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है तो एक वो फ्रिक्शन लगाता है ना। और इन दोनों में आपस में मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है। स्पेशली एफएस मैक्सिमम जो होता है वो डायरेक्टली इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है। यस और नो? तो जब ये मैक्सिमम फोर्स लग रहा हो, जब ये क्या लग रहा हो, कभी तो लगेगा ना भाई, जब रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है उस समय तो एफएस मैक्सिमम लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना लगेगा भाई साहब? ये लगेगा म्यू इंटू एन। ये लगेगा कितना? म्यू इंटू एन। कितना लगेगा भाई साहब? म्यू इंटू एन। तो ये दोनों फोर्स किसने लगाया है भाई? ये दोनों ही फोर्स इसी सरफेस ने लगाया है जिसपे वो ब्लॉक रखा हुआ है। तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नेट रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? नेट रिएक्शन फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट निकला वो क्या कहलाता है? नेट रिएक्शन फोर्स। आर से डिनोट कर देते हैं ना, आर इसीलिए बचा के रखे थे। अब ये आर कितना होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आर होगा कैसे निकालेंगे, देखिए ये n है और इसको यहां शिफ्ट कर दिए तो ये हो गया म्यू इंटू एन। यस और नो? तो r जो होगा वो होगा रूट ओवर एफ एस का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। जनरली ये इतना होगा, लेकिन अगर एफ एस मैक्सिमम लग रहा होगा तो एफ एस मैक्सिमम का स्क्वायर लिख लेंगे। तो r इक्वल्स टू, अगर एफ एस मैक्सिमम लग रहा है जैसा कि इस केस में है, तो म्यू एन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस एंगल को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसी एंगल लैम्डा को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भाई साहब? बोल दो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं भाई। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लें क्या? लिख लेंगे। एन कॉमन आ जाएगा, है ना, रूट से बाहर आ जाएगा। म्यू स्क्वायर प्लस 1 आ गया। क्या आ गया? म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये लैम्डा आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग क्या tan लैम्डा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan लैम्डा इज इक्वल टू, दिखा दो भाई साहब, ये परपेंडिकुलर ये बेस ना, तो p बाई बी यानी म्यू एन अपॉन एन। दिस इंप्लाई लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम चाह रहे थे कि इसको बता दें। तो अब इसको बताने के बाद अब हम लोग कुछ और नए प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट चीज। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, है ना। ये क्वेश्चन स्कूल में फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम फेवरेट। पक्का लगभग ये रहता है कि भाई या तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेंगे या ये पूछ देंगे एक्सप्लेन व्हाई पुलिंग इज easier than pushing।
ये क्वेश्चन है भाई कि वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। तो इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। इधर हम लोग पुलिंग पढ़ लेते हैं और इधर हम लोग पुशिंग पढ़ लेते हैं। अब देखिए बता दें आपको, सबसे पहला काम कि ये ब्लॉक है, आप जानते हैं रोलर है ना, गार्डन में रोलर होता है, उसको आप पुल करते तो ऐसे पुल करते हैं ना, और पुश करते तो ऐसे पुश करते हैं। वही अंतर आता है। अगर आप किसी चीज को पुल कर रहे हैं, ऐसे पुल कर रहे हैं ना, ऐसे खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा के, और जैसे रस्सी बांध दी और खींच दी, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी को ऐसे फोर्स लगा के धक्का लगा रहे हैं, कोई अंतर नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का एफर्ट बराबर होगा भाई। तब पुलिंग और पुशिंग में कोई डिफरेंस होने वाला नहीं। लेकिन जनरली जब हम लोग मान लीजिए पुलिंग की बात कर रहे हैं, तो पुल ऐसे करते हैं, मान लीजिए छोटा ऑब्जेक्ट तो ऐसे ऐसे उठाए और ऐसे खींचे, तो उस समय जब हम लोग पुल कर रहे होते हैं तो एंगल आ जाता है ऐसे, क्योंकि आप यहाँ हैं, आपका हाथ यहाँ है ना, आप ऐसे खींच रहे हैं इसको, तो जब आप बड़े हैं खींच रहे हैं तो कुछ एंगल पे जाएगा फोर्स। इस केस में ये आसान हो जाता है पुश करने से। और जब आप पुश करेंगे, बड़े हैं और पुश करेंगे, तो कुछ ऐसे पुश करेंगे, है ना। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे एंगल थीटा पे पुश कर रहे हैं और यहाँ पे थीटा एंगल पे पुल कर रहे हैं, तब उस केस में पुलिंग जो है पुशिंग से आसान हो जाता है। तो ये एक्सप्लेन करना है व्हाई, समझ गए। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर हमने बराबर फोर्स लगाया है, क्या किया है, इक्वल फोर्स लगाया है F, और यहां भी फोर्स लगाया F, तो हम लोग अगर कंपोनेंट निकाले, इधर आएगा F cos थीटा और इधर आएगा F sin थीटा। इसमें भी देखें तो है ना, इसको ऐसे खींच लेते हैं और फोर्स को ऐसे पैरेलली खींच लिए सेम एंगल, तो ये थीटा है, तो इधर आएगा F cos थीटा और इधर आएगा F sin थीटा। ठीक है, वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ये पढ़ रहे हैं भाई। अब देखिए, सामने की ओर खींचने वाला फोर्स दोनों में इक्वल है, F cos थीटा F cos थीटा, कोई अंतर नहीं है भाई, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिंग इजियर है, पुशिंग मुश्किल है। क्यों? मास कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा। नीचे लगेगा mg, इसमें भी नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए, कुछ तो फ्रिक्शन होगा, कुछ तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, म्यू। इसमें भी कुछ मान लेते हैं फ्रिक्शन है ना, फेयर होने के लिए दोनों में सेम म्यू लेना होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। इसका नॉर्मल रिएक्शन अगर निकालिए तो देखिए n और f sin थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो n और f sin थीटा बराबर mg हो जाएगा। n इक्वल्स टू आ जाएगा mg माइनस f sin थीटा। और यहां देखें तो n इक्वल्स टू है mg प्लस f sin थीटा, क्योंकि f sin थीटा नीचे है, mg को ऐड कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि इस केस में नॉर्मल और इस केस में नॉर्मल कौन ज्यादा है, ये नॉर्मल ज्यादा है, ये नॉर्मल कम है। तो अगर ये नॉर्मल कम है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसका जो अगर आप fs मैक्सिमम निकालिएगा तो क्या आएगा बोलो, u इंटू n।
और इसका भी एफएस मैक्सिमम निकालिएगा, क्या आएगा बोलो, म्यू इंटू एन, आएगा कि नहीं। अब सोचो किसमें एफएस मैक्सिमम कम है, किसमें एफएस मैक्सिमम ज्यादा है। तो क्लियर है एकदम कि एफएस मैक्सिमम इन दिस केस इज लेस देन दिस केस, है ना। सो एफएस मैक्सिमम फॉर पुलिंग इज लेस देन एफएस मैक्सिमम फॉर पुशिंग। तो अगर कहीं पे ज्यादा फ्रिक्शन है तो ऑब्वियसली उसको हिलाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली पुशिंग मुश्किल हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको आप चाहें तो वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्योंकि एफ का जो कंपोनेंट है वो इसमें नॉर्मल के डायरेक्शन में हो जाता है तो नॉर्मल रिड्यूस हो जाता है। इसमें एफ का जो कंपोनेंट है साइन थीटा वो नॉर्मल के ऑपोजिट हो जाता है, इसलिए नॉर्मल बढ़ जाता है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए इसको मूव कराना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये आप चाहे तो वर्ड्स में लिख सकते हैं, मैथमेटिकली मैंने दिखा दिया। अब आप सोचिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। बेसिकली फोर्स जो एफ है उसका दो कंपोनेंट है, मतलब ये फोर्स है उसका दो भाई है ना, ये एक भाई एक दूसरा भाई। अब एक भाई जो है फ्रिक्शन को हराने की कोशिश कर रहा है ना, एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन से लड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां भी वैसा ही कंडीशन, एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा भाई वो किस तरह से मदद करता है ऑपोजिट खिलाड़ियों को, उस पर डिपेंड करता है कि भाई ये एफ कॉस थीटा जीतेगा कि हारेगा। तो यहाँ पे एफ साइन थीटा नॉर्मल को साथ देने चला जाता है, तो नॉर्मल को साथ देके वो उसको नॉर्मल को वहां पे हेल्प करता है और नॉर्मल को इसी बहाने रिड्यूस करा देता है। बेसिकली नॉर्मल जो है वो अपोजिट पार्टी का मतलब फेवर करता है ना। फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, वो नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन का जान तो नॉर्मल में है ना। तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि भाई तुम जाओ नॉर्मल को हेल्प करो। किसको हेल्प करो, नॉर्मल को हेल्प करो, अपने पार्टी में मिलाओ, उसको बहलाओ, उसको फुसलाओ, बहला लिया फुसला लिया, नॉर्मल को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, नॉर्मल हो गया कम, फ्रिक्शन का आधा जान खत्म। फ्रिक्शन का आधा जान खत्म तो एफ कॉस थीटा जीत गया भाई। तो पुलिंग जो है आसान है। इसमें देखिए, इसमें बोला कि भाई नॉर्मल उसका दुश्मन, नॉर्मल जो है हमारा दुश्मन है, क्यों, फ्रिक्शन का हेल्प करता है वो, देखो फ्रिक्शन का हेल्प कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो भाई नॉर्मल के अगेंस्ट चले जाओ, स्ट्रेटजी बनाया इन्होंने, नॉर्मल के अगेंस्ट चले गए और जैसे ही नॉर्मल के अगेंस्ट गए वो नॉर्मल को और स्ट्रॉन्ग बना दिया, नॉर्मल को और बढ़ा दिया, समझ रहे हैं। और नॉर्मल जब बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ गई, मतलब अपने ओपोनेंट को ही बढ़ा के भागा है, और जब ओपोनेंट को बढ़ा दिए तो हार गए भाई, इसलिए पुशिंग जो है मुश्किल हो गया। तो बेसिकली इस कहानी से ये भी सीख मिलता है कि हम लोग को लाइफ में स्ट्रेटजी भी बढ़िया बना के रखना चाहिए, बढ़िया बना के खेलना चाहिए, है ना। कहाँ पे किसका अपोज करना है और किसको सपोर्ट करना है, इसका ध्यान बढ़िया से रखना चाहिए, नहीं तो दांव उल्टा पड़ जाता है ना। तो ये एक चीज है जो हम लोग सीखे, पुलिंग इजियर देन पुशिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हमेशा, पीछे थोड़ी आते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने दो कॉन्सेप्ट्स किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, है ना। तो न्यूमेरिकल्स में अब हम लोग कुछ उसी तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम लोग फोर्स को किसी एंगल पे रखें। जैसे 20√2 न्यूटन फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 45 डिग्री
5 kg का ब्लॉक है ना, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, है ना। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। तो हम लोग को दो चीजें निकालनी है भाई साहब। पहला तो हम लोग को निकालना है फ्रिक्शन कितना है, और दूसरा हमको निकालना है एक्सेलरेशन कितना है। ध्यान रखिएगा, हवा में नहीं, हवा में रहेगा फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, केवल एयर फ्रिक्शन लगेगा, है ना। हवा में नहीं है, बनाए हैं हवा में नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। सबसे पहले देख लो 5 kg है ना, नीचे लगेगा 50, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। आप चाहें तो नॉर्मल रिएक्शन को R से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ब्रेक। इधर आएगा 20, और भाई साहब इधर भी चला जाएगा 20, जाएगा कि नहीं। cos 45 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, और sin 45 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी लिखे उससे पहले एफएस मैक्सिमम लिखना जरूरी है। तो एफएस मैक्सिमम का वैल्यू लिख लेते हैं भाई। एफएस मैक्सिमम कितना होगा बता दो। तो ये होगा म्यू इंटू एन। अच्छा, तो ये तो लिख ही नहीं पाएंगे, म्यू जो है 0.2 है, एन का वैल्यू तो लिखा ही नहीं। तो पहले एन लिख लो, n + 20 = 50। तो एन कितना आ गया भाई साहब? 30 आ गया जी। नॉर्मल रिएक्शन 30 है, तो 0.2 × 30 6 न्यूटन आया भाई साहब। क्या रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। 20 है, 6 यार, 6 है, कुछ है ही नहीं भाई, मेमना है, शेर है, ले जाएगा ना शेर। तो 20 - 6 = 5a, a = 14/5 मीटर/सेकंड²। ये एक्सीलरेशन का वैल्यू है। बहुत आसान प्रश्न है ना, जल्दी से बनाइए। अब अगला प्रश्न को देखेंगे, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए। आई होप लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, और क्या ले लें? 5 kg ले लेते हैं, है ना। 10√2 न्यूटन लगा लेते हैं, 45 डिग्री कर लेते हैं। बस इतना पे छोड़ देंगे तो मजा नहीं आएगा। एक और फोर्स लगा लो एट 37 डिग्री एंगल, है ना। कितना कितना कितना? तो 10 न्यूटन लगा लो, बढ़िया रहेगा, है ना। अच्छा, म्यू कितना दे दूं? वही ले लेते हैं 0.2। अच्छा है, मतलब काम चल जाता है बढ़िया इससे। तो चलिए, अब हम लोग को इस केस में निकालना है भाई साहब, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। जल्दी से निकालिए भाई साहब, इधर बिठा दूं। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद फिर देखिए। 5 kg है भाई साहब, नीचे लग रहा है 50। अब कंपोनेंट ब्रेक कर देना है, इसका तो याद ही हो गया भाई। इधर आएगा 10, ऊपर आएगा 10, टन टन एकदम आ रहा है। अब देखिए, एक है नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं बोलो। अब देखना है, सोचना है यार। cos 37 sin 37 भूल ही जाते हैं आप लोग, है कि नहीं। चलिए लिख लें, cos 37 डिग्री 4/5, sin 37 डिग्री 3/5, है ना। लिखिए, अब पुट करिए। 10 का इधर जाएगा cos 37, cos 37 4/5, 4/5 8 आ जाएगा भाई साहब। इधर आ जाएगा 8 न्यूटन, है ना, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन cos 37। और sin 37 3/5, 3/5 into 10, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन भाई साहब।
आ गया जी, है ना, आ गया। और सबसे पहले देखिए फ्रिक्शन निकालने जाएगा तो फिर नॉर्मल में अटक जाएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले नॉर्मल ही निकाल लें। क्या निकाल लें? तो नॉर्मल निकाल लो भाई। n + 10 इक्वल, अच्छा इधर फ्रिक्शन लगेगा भाई। n + 10 इक्वल टू 50 + 6 मतलब 56। n इक्वल टू 56 - 10 यानी 46 न्यूटन। ये नॉर्मल है तो ना। अब अगले क्वेश्चन से नॉर्मल रिएक्शन आर से डिनोट करेंगे भाई, है ना। n इक्वल टू 46, तो ये n 46 न्यूटन आ गया। अब बताओ क्या इसकी बेसिस पे एफएस मैक्सिमम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। एफएस मैक्सिमम इक्वल टू 0.2 × 46। अरे वाह वाह, क्या होगा? 46 × 2 92, तो 9.2 आएगा यार, 9.2 न्यूटन आ गया। अच्छा, ये 9.2 मैक्सिमम लगा सकता है और इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स से कितना? 8 + 10 18 न्यूटन। क्या रुक पाएगा? शेर निर्णा, कोई सवाल नहीं है भाई। तो दिस इंप्लाइज नेट फोर्स कितना हो गया? चलो इधर से ही निकाल लेते हैं। नेट फोर्स 18 - 9.2 इक्वल्स टू 5A। ये कितना हो गया भाई? 18 - 9.2, 18 - 9, 9 में से 0.2 गया तो 8.8 अपॉन 5। कुछ होना है नहीं यार, है ना? कुछ तो हो जाएगा यार। 44/20 जो आया, है ना, जो आया वो बिल्कुल यही आया। तो ये मीटर/सेकंड² में एक्सीलरेशन हो गया। आया कि नहीं बोलो? आ गया ना? ये क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करिए कॉपी, है ना। लेट मत करिए, लेट नहीं करिए ना। यूजलेस। चलिए ये हो गया। अब हम लोग एक मस्त चीज पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या मस्त चीज पढ़ने जा रहे हैं समझिए। अब देखिए m, ये म्यू। क्वेश्चन अगर ये पूछ दे फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स फॉर विच ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। कैसा फोर्स पूछा है? मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो अगर इसने मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है तो फोर्स इधर लगेगा, ऑब्वियस बात। अच्छा, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग, मिनिमम निकालना भाई। तो जस्ट स्टार्ट मूविंग मतलब रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है ना। रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है भाई साहब। फ्रिक्शन लग गया, नीचे लगा mg और ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन। जैसा कहा था नॉर्मल रिएक्शन को अब आर से डिनोट करेंगे, तो आर हो गया। तो आर कितना आ गया भाई? आर आया mg। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg। अरे वाह, अच्छा इतना लगा दिया तो मूव हो जाएगा क्या? स्टार्ट्स मूविंग तो हो जाएगा। रिलेटिव फ्लिपिंग होने वाला है, होने के लिए क्या होना चाहिए? एफ शुड बी इक्वल टू एस मैक्सिमम यानी म्यू mg। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ये तो बहुत आसान है, ऐसा तो कई बार किए हैं, है ना। एकदम स्टार्टिंग में जब फ्रिक्शन बढ़े तो वहां से न्यूमेरिकल जो किए उसमें भी यही किए थे। लेकिन अगर ये कहे कि व्हाट फाइंड मिनिमम फोर्स, हॉरिजॉन्टल की बात ना करें, समझ रहे हैं, ये हटा दे। फॉर विच ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। अब अगर मिनिमम पॉसिबल फोर्स कर दे, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स की जगह मिनिमम पॉसिबल फोर्स कर, नॉट हॉरिजॉन्टल, है ना। जरूरी नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल है।
आप इंडिपेंडेंट है कि किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, तब क्या आंसर बदल सकता है? आंसर है हाँ, बदल जाएगा। तो क्यों बदलेगा भाई, क्यों बदलेगा? तो अभी अभी जो हमने सीखा उसी की वजह से बदलेगा। हमने सीखा पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लगाते हैं उससे कम फोर्स में आप उसको मूव करा सकते हैं अगर आप किसी एंगल पे लगाते हैं। क्यों? आप दो तरह से उसको घाटा पहुंचा रहे हैं। एक तो नॉर्मल से सांठगांठ कर लिए, नॉर्मल को रिड्यूस कर दिए, फ्रिक्शन को बढ़ा दिए, फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर दिए, सॉरी, है ना, नॉर्मल रिड्यूस किए, फ्रिक्शन रिड्यूस किए, तो आसानी से आप ले जा पाइए, है ना। तो बीच में एक ऐसा ऑप्टिमम एंगल आता है जिस एंगल पे अगर आप खींचेंगे तो बहुत आसानी से मिनिमम फोर्स के साथ आप उसको खींच पाएंगे। तो वही मिनिमम फोर्स हमको निकालना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द एंगल जिसपे वैसा हो पाएगा। ठीक, तो अब उसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल वाला कंडीशन को हटाएंगे। ठीक, हॉरिजॉन्टल वाले कंडीशन को हटाएंगे। आप ध्यान रखिएगा इसमें थीटा दिया हुआ नहीं है, थीटा वेरिएबल है। किस एंगल पे ऐसा होगा वो भी हम लोग को पता करना होगा। तो सबसे पहला काम, अगर मिनिमम पॉसिबल फोर्स पूछा है तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लीजिए और तब देखिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। तो देखिए ये मास m है, फोर्स हम लोग कुछ इस तरह लगा रहे हैं ताकि पुल करता हुआ दिखे, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ हम लोग थोड़ा कम फोर्स में भी मूव करा सकते हैं। नीचे है mg, ठीक, और ऊपर में है नॉर्मल रिएक्शन। r से बोले थे डिनोट करेंगे तो r से कर लिए। इधर है फ्रिक्शन और इधर है f cos थीटा और ऊपर है f sin थीटा। ये ऑलरेडी ऐसा काम तो कर ही चुके हैं पुलिंग के केस में, है ना। r कितना है? क्या हम लोग r लिख सकते हैं? r प्लस f sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, यस और नो? r प्लस f sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। सो r कितना होना चाहिए भाई? mg माइनस f sin थीटा होना चाहिए, है ना। अच्छा चलो r तो आ गया mg माइनस f sin थीटा। अब क्या करें? अब क्या करें भाई? r माइनस mg f sin थीटा हो गया। अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, fs मैक्सिमम है कि नहीं? वही तो करते हैं यार हमेशा, fs मैक्सिमम हो म्यू इंटू आर। आपको याद हो म्यू इंटू एन तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो mg माइनस f sin थीटा, mg माइनस f sin थीटा हो गया। तो म्यू भी तो है, तो म्यू छूट गया भाई, म्यू से मल्टीप्लाई करना, म्यू कर लिए। तो ये fs मैक्सिमम है, तो हमारा f cos थीटा भी इसी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दिस इंप्लाइज कि अगर जस्ट रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है तो उस समय fs मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू f cos थीटा। सो f cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा, ये सो f कितना होना चाहिए पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पता कर सकते हैं। f cos थीटा प्लस म्यू इंटू f sin थीटा इक्वल टू म्यू mg। अब याद करिए पिछली बार f का वैल्यू म्यू mg आया था, क्या इस बार उससे कम आ रहा है? तो आएगा शायद। देखिए कैसे आएगा, f का वैल्यू आ जाएगा म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो अगर ये नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली हम लोग फोर्स थोड़ा छोटा तो कर पाए, है ना। फोर्स थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन हमको इस फोर्स को मिनिमम बनाना है। पहला जो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स था उससे छोटा तो कर ही पाए हैं एंगल पे लगा के, लेकिन हम लोग को उसको क्या करना है? मिनिमम बनाना है। मिनिमम कैसे बनेगा वो देखिए, है ना। इधर वाला मिटा रहे हैं, मिनिमम बनाना है। तो दो तरीका है। एक तो तरीका है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ठीक से पढ़ा है, और दूसरा तरीका है अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा ठीक से पढ़ा है। तो देखिए f इक्वल्स टू म्यू mg बाई cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो जिस समय ये मैक्सिमम हो जाएगा f मिनिमम हो जाएगा। आपको अगर ये पता हो कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू होता है √/a² प्लस b²। अगर आपको ये पता,
ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका, तो एफ का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एफ मिनिमम इज म्यू एम जी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये तो बहुत आसानी से आ गया, लेकिन एंगल कैसे निकालेंगे? तो एंगल निकालने के लिए या तो आप ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, तब आएगा, नहीं तो फिर दूसरा तरीका है सी एफ को मिनिमाइज करने का, मैक्सिमा मिनिमा, उससे भी कर सकते हैं। तो हम लोग उससे करेंगे, तब तक इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए जल्दी से, है ना, इसको फिर मिटा के और उधर इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमा मिनिमम मेथड से निकालेंगे और तब वहां से फिर एंगल आपको निकाल के बताएंगे। जल्दी से इतना करिए। तो आई होप आपने कर लिया होगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको भी मिटा दें, है ना, इसकी भी कोई जरूरत तो है नहीं आपको। तो बेसिकली हम लोगों को बस लास्ट एक्सप्रेशन चाहिए। अब देखिए, हम लोग को एफ को मिनिमम बनाना है, तो एफ को मिनिमम बनाना है मतलब नीचे वाले को मैक्सिमम बनाना है, वहां भी वही किए। अब यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट, व्हाट वी कैन डू, लेट्स सी, है ना। नाउ यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो लेट अस सपोज कि ये डिनोमिनेटर जो है वो डी है, वो है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्या वेरिएबल है यहाँ पे, थीटा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है डी। तो डी को मैक्सिमाइज करना है, तो डी कैपिटल डी अपॉन डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा का वैल्यू होता है, डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। तो ये आ गया, इसी को जीरो कर देने से आपका थीटा का वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाता है। तो म्यू cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा आ गया। तो यहां से आ जाता है tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। तो ये हमारा पहला वैल्यू हो गया। अगर आप ध्यान दीजिए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही आया था, tan लैम्डा इक्वल्स टू म्यू। एक तो ये पॉइंट। अब वापस से आप इस थीटा का वैल्यू अगर इसमें पुट करिएगा और फिर वापस इसमें आप पुट करिएगा, तो आपका एफ मिनिमम का एक ही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये और ये हो गया। आप चाहें तो इसको डबल डिफरेंशिएट करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि डी का मैक्सिमा है कि मिनिमा, लेकिन क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है एफ का, मतलब डी का मैक्सिमम आना है, और अगर डी का मैक्सिमम आना है और एक ही थीटा आया है तो इसमें मैक्सिमम होना तय है ना। तो कॉमन सेंस से भी सोच के आगे का काम आप चाहें तो करें और नहीं चाहें तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है बात। तो यूजिंग मैक्सिमम मिनिमा वी हैव डन दिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान चीज है ना, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।